नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अधिक लाभ कमाते हैं और इसी लाभ को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों के बॉक्स विभाजन करना जरूरी होता है। तो आप बॉक्सों का विभाजन कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर अशोक सिंह यादव। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा, सुलभ और उपयोगी, किसानों के लिए कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला ये कृषि आधारित व्यवसाय है। और खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो वर्तमान जो समय है, जो रबी सीजन है, और इस सीजन में जब चारों तरफ जो है फूल की मात्रा अधिकायत में है और वहाँ से जो है नेक्टर और जो पोलन दोनों चीज़ें जो है मधुमक्खी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं, तो ये जो समय है, ये समय मधुमक्खी की वंश वृद्धि के लिए, मधुमक्खी की जो हमारी जो कॉलोनी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। और इस समय का अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो अपनी जो कॉलोनी है, कॉलोनी में जो हम वृद्धि कर सकते हैं, हम उसको जो है परिवार को बढ़ा सकते हैं। जो कमजोर परिवार है उसको जो हम सुदृढ़ बना सकते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम वंश वृद्धि की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारी मधुमक्खी की जो पेटियाँ हैं या जो हमारी मधुमक्खी का जो परिवार है, जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में जो मुख्य भूमिका होती है वो रानी मधुमक्खी की होती है। और रानी मधुमक्खी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 2 से 3 साल का होता है। तो ये जो जीवन काल है, ये जीवन काल में जो रानी मधुमक्खी जो है अंडे देने का कार्य करती है। लेकिन जो जितनी यंग जो है या जितनी युवा रानी मधुमक्खी होगी, उतने ही ज़्यादा वो अंडे देगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें विगर होगा और उतनी ही ज़्यादा वो वंश वृद्धि में मददगार होगी। कि जब इसमें हम वंश वृद्धि की बात करते हैं तो हमें रानी बनाना भी हमें आना चाहिए और हमारी जो मधुमक्खी का जो परिवार है उसमें विभाजन करना भी हमें आना चाहिए। मधुमक्खी पालन में सबसे जरूरी होता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, नहीं तो मधुमक्खी पालकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रबी मौसम में फूलों की अधिकता के कारण मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, तो मधुमक्खियों के बॉक्सों का विभाजन करना जरूरी होता है। ऐसा न किए जाने पर मधुमक्खियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। तो आप कैसे करें मधु बॉक्सों का विभाजन, आइए जानते हैं। जो हमारी कॉलोनी है उस कॉलोनी में डिवीजन करना है और जिसमें संख्या ज़्यादा हो रही है उसमें से हम फ्रेम निकाल के जो खाली जो हमारी जो मधुमक्खी बॉक्स है उसमें उनको स्थापित करना है, जिससे कि जो है हम एक नया बॉक्स तैयार कर सकें और उसमें हमें जो है नई रानी उसको हमें जो है उसमें वहाँ पर जो है निर्मित करना है। तो इसके लिए हमें जो है जो रानी जो बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रानी बनाने का जो कार्य है एक सक्षम व्यक्ति ही उसको कर सकता है। तो इसके लिए हम जो है बॉक्स होता है उस बॉक्स को 2 से 3 भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं और उनके जो अलग अलग जो नीचे के जो छिद्र होता है, जो निर्गम और आगमन का, उस छिद्र को जो अलग अलग दिशाओं में खोलकर और बीच में अगर पार्टीशन लगा देते हैं तो एक बॉक्स में हम कम से कम जो है 4 से 5-6 रानियों तक हम जो है तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हमने जो है उसमें रानी हमने तैयार कर ली है तो उन रानियों का उपयोग हम जो है जहाँ हमारी रानी जो है वृद्ध हो रही है, जिसकी उम्र जो है 1 साल से अधिक है, वहाँ पर उस रानी को हम रिप्लेस कर सकते हैं और तो इस प्रकार हम नई रानी उनको दे सकते हैं। दूसरा, हम जो है जब हमारी संख्या जो है पेटियों में मधुमक्खियों की बढ़ रही है तो उसका हम जो है उन पेटियों का उसमें से कुछ फ्रेम निकाल कर एक खाली पेटी में रखकर उसका हम जो है डिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो है नई पेटियां हमारी तैयार हो जाएं। तो डिवीजन करते समय हमें ध्यान देना है कि जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो उसमें एक तो रानी कोष्ठक होना चाहिए, दूसरा अगर रानी कोष्ठक अगर नहीं है तो नई रानी हमें उसमें लेके जाना है और साथ ही साथ हमें 1 या 2 जो हमारे फ्रेम है भ्रूण के होना चाहिए, उसमें पोलन वाले फ्रेम भी होना चाहिए। और अगर जो नई जो है जैसे अंडे दिया है रानी ने, अंडे वाले अगर फ्रेम है तो वो फ्रेम भी हमें उसमें रखना है। और साथ ही साथ उसमें 1-2 फ्रेम ऐसे होना चाहिए जिसमें वर्कर हों और जिसमें जो है शहद भरा हुआ हो, जिससे कि जो है उसमें जो मधुमक्खियां हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगी और जो उसमें धीरे धीरे जब जो रानी कोष्ठक है उससे जब रानी तैयार होगी तो वो वहाँ पर एक नई जो है अपनी संख्या को बढ़ाएगी और उससे जब नई एक पेटी हमारी तैयार हो सकती है। तो ये डिवीजन का कार्य जो है हम इस रबी के सीजन में, शरद ऋतु में इसको बड़ी सरलता पूर्वक बड़े अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हमारी मधुमक्खी की पेटियों की सतत निगरानी करना बहुत जरूरी है और इसमें ये भी देखना है कि किस पेटी में रानी जो है हमने कब दी है, उसकी हमारे पास लेखा जोखा होना चाहिए, वो रानी हमारी कितनी पुरानी है। और दूसरा, उसमें जो है किसी प्रकार का कोई कीट व्याधि की समस्या उसमें नहीं आ रही है, उसमें पोलन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ नेक्टर
उसमें भरपूर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हमें जो है एक मधुमक्खी पालन के हिसाब से उसमें देखना है और इस सीजन में हम डिवीजन करके और हम साथ ही साथ हम जो है नई बॉक्स तैयार करके हम जो है इसमें वंश वृद्धि करके अपनी कॉलोनी की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो है ये हमारे लिए जो आर्थिक रूप से भी बहुत लाभदायक होगा और हम जो है इसे एक व्यावसायिक मधुमक्खी पालन इससे कर सकते हैं। देश में पिछले कुछ सालों से किसानों का रुझान किन्नों की बागवानी की तरफ बढ़ा है। इसी को देखते हुए आज हम आपको राजस्थान के लालगढ़ जाटान निवासी रायसिंह भादू से मिलवाने वाले हैं, जो किन्नों की सफल बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं क्या है इनकी सफलता का राज। श्रीगंगानगर जिले के किसान किन्नू उत्पादन कर अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक सफल किन्नू उत्पादक किसान से मिलवाएंगे, जिन्होंने किन्नू उत्पादन कर न केवल अपना मुनाफा बढ़ाया बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मैंने 4 बीघा बगीचा सन 2008 में लगाया था, जो अब 8,21,000 रुपए मैंने ठेके दिया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर लालगढ़ जाटान निवासी 42 वर्ष किसान रायसिंह भादू ने वर्ष 2008 में पहली बार 1 हेक्टेयर भूमि पर किन्नू के 320 पेड़ों का बाग लगाया। पहले 2008 में बगीचा लगाया था तो मिट्टी बहुत सख्त थी, तो इसमें थोड़ी दिक्कत थी, क्यों पहले यहाँ पर किन्नू के बगीचे नहीं थे। तो मैंने यहाँ बगीचा लगाया तो इसमें लोग बाग ये बोले थे भी ये रिस्क का काम है, तू गलत काम कर रहा है, खेत में डिग्गी बना रहा है, पौधे लगा रहा है। तो मैंने ये काम शुरू किया तो थोड़ी दिक्कत आई। उसमें खड्डे गहरे, मशीनरी का साधन नहीं था, हाथ से सख्त मिट्टी थी और खड्डे खुदवाए थे। और पहले शुरुआत में मैं इसकी खड्डा खोदकर 4x3 के खड्डे खोदे थे और अच्छी मिट्टी बाहर से खाद और रासायनिक खादों का जैसे मैं प्रयोग हल्का करता हूँ, जैसे गोबर की पशुओं के 4-5 पशु रखता हूँ घर पर, और सड़ी गली हुई खाद जनवरी में इसकी कटाई छंटाई करने के बाद में इसमें देता हूँ। ड्रिप से सिंचाई करता हूँ। 2002 में अकाल रात में मैंने डिग्गी बनाई थी खेत में, और 2012 में सोलर सिस्टम लगाया और ड्रिप से सिंचाई करता हूँ और कुछ फल्ड का पानी भी देता हूँ। कमाई इसमें 8,21,000 रुपये में दिया। 2 लाख रुपये मेरे को खर्चा आ जाता है सीजन का, कटाई का, खाद थोड़ी कम ही करता हूँ। 3-4 महीने स्प्रे किया है। बचत मेरे लगभग इस साल 6 लाख रुपया खर्चा निकाल के, मेरी मेहनत निकाल के मेरी बचत हो जाएगी। इस वर्ष किसान रायसिंह भादू ने अपने 1 हेक्टेयर भूमि पर किन्नू की फसल को 8,21,000 रुपए में बेचा है और इनका किन्नू की बागवानी पर कुल खर्चा आया 2,21,000 रुपए। यदि इनकी कुल आय 8,21,000 रुपए में कुल लागत 2,21,000 रुपए निकाल दे तो इन्हें करीब 6 लाख रुपए का फायदा हुआ। पिछले कुछ सालों के मुकाबले किसान रायसिंह भादू को इस बार बम्पर मुनाफा हुआ है। 4 बीघा में 320 पौधे लगाए, 18x20 पर पौधे हैं और अच्छी कंडीशन में मौके पर है। पौधे सारे मिल गए हैं 2018 में और अच्छा फल दे रहे हैं 2-3 साल से। पिछले साल थोड़ा कम था, उससे पहले साल थोड़ा ज़्यादा था। 1-2 साल में सही आ रहे हैं। इसमें लगभग नाम मात्र के, जैसे फुटारा के टाइम में इसमें थोड़ी हल्की बल्कि स्प्रे तेले की, जैसे सिट्रसिल्ला का प्रकोप इसमें ज़्यादा होता है, उसकी स्प्रे कर देता हूँ मैं। और अच्छी पैदावार किन्नू की मेरे हो रही है। किसान रायसिंह भादू ने 1 हेक्टेयर भूमि पर स्थित किन्नू के बाग से साल दर साल लगातार हो रहे मुनाफे से प्रेरित होकर वर्ष 2016 में और 5 बीघा भूमि में किन्नू का बाग लगाया है और 2021 में इस नए बाग से किन्नू का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जी आगे मैंने 5 बीघा बगीचा और लगा दिया है। 1 डिग्गी बीच में एक और बना दी, 2 डिग्गियाँ मेरे खेत में बनी हुई है। ये 400 के लगभग है जी। 5 बीघे में बगीचा लगाया है और अभी 3 साल हो गए। इसमें 2016 में लगाया था। और सालाने में इसमें अगले साल कुछ फल बनने शुरू हो जाएंगे। सरकारी स्तर पर हमें पौधों के पर भी सब्सिडी मिल गई, ड्रिप पर भी मिल गई, सोलर सिस्टम पर मिल गई और डिग्गी पर भी अनुदान मिला है।
और सभी अनुदान सरकार से वैज्ञानिकों का हमारे बहुत सहयोग रहा है जी। कृषि विभाग के द्वारा सोलर सिस्टम बहुत बढ़िया है। 2012 में मैंने सोलर सिस्टम लगाया, आज तक इस सोलर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई। पानी अच्छा मोटर चक रही है, कोई दिक्कत नहीं। यही नहीं, किसान रायसिंह भादू की तरह ही अब कम भूमि वाले किसान भी किन्नू के बाग लगाने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। यही कारण है कि श्रीगंगानगर जिले में किन्नू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आप भी इस किसान की तरह किन्नू की सफल बागवानी करके अच्छी आय कमा सकते हैं। यही राय देना चाहता हूँ किसान भाइयों को, कुछ अपने खेत में बागवानी की तरफ थोड़ा रुझान दें किसान भाई। थोड़ा कुछ, जैसे उनके पास में 1 मरबा जमीन है तो 5-7 बीघा कुछ हिस्से में किन्नू का बगीचा, जैसे फलदार पौधे और उनके भी बगीचे लगाए। फायदे का सौदा है जी। अब इसके अच्छे भाव मिल रहे हैं। यहाँ पर अपने नज़दीक इरिको में वैक्सीन प्लांट है, व्यापारी बाहर से आते हैं, सीधा माल खेत में से खरीदते हैं। फूलगोभी की फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। ऐसे में समय रहते इन कीटों की सही पहचान करके रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाना होगा। तो किस प्रकार से करें कीटों का नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव के लिए मिलते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। फूल गोभी में मुख्य रूप से लाही, गोभी मक्खी, हीरक पृष्ठ कीट, तंबाकू की सूड़ी आदि कीड़ों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। गोभी में जो है मूल जो मेन कीड़ा लगता है ठंडा के समय, सबसे ज़्यादा जो हमारे इधर DBM का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बैक मॉथ। वो देखने में जो है उसका जो इमेच्योर अवस्था होता है, जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं, पिल्लू जो है वो हरा कलर का होता है। और वो क्या करता है, ज़्यादातर बंदा गोभी में उसका आक्रमण ज़्यादा होता है, फूल गोभी में थोड़ा सा कम होता है। और इसका आक्रमण लगभग 25 से 50% तक डैमेज करता है। कभी कभी अगर हम लोग उसको सही तरह से अगर उसको मैनेजमेंट ना करें तो ये 70 से 80% तक भी इसका डैमेज हो सकता है। ये गोभी के जो ऊपर के जो पत्ते हैं, पत्ते को चाट करके एकदम पत्ते को साफ कर देता है। इससे जो है गोभी का जो कार्ड है, ये कार्ड फॉर्मेशन में इसका जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। तंबाकू की इल्ली, इस कीट के पतंगे गहरे भूरे रंग के व आगे के पंखों पर सफेद धारियां होती हैं, जिसके बीच में काले धब्बे पाए जाते हैं। ये पतंगे रात को बहुत सक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडियां हरे रंग की होती हैं, जो पत्तों को कुरच कर खाती हैं। बड़ी अवस्था में सुंडियां पत्तों को गोल गोल काट कर खाती हैं। गोभी के शीर्षों और गांठों में ये सुंडियां ऊपर से घुसकर नुकसान करती हैं। मादा वयस्क पत्तियों की निचली सतह में समूह में अंडे देती हैं। इस कीट से लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। तो ये 3 तरह का मेन जो हमारे कीड़ा है, डायमंड बैक मॉथ हम जिसको बोले हैं, दूसरा स्पोडोप्टेरा हम बताए, तीसरा लाही बताए। ये तीनों कीड़ा ही ठंडे के मौसम में जो ज़्यादातर डैमेज करता है। जो अर्ली कॉलीफ्लावर होता है, अर्ली कैबेज होता है, इसमें ज़्यादातर DBM और स्पोडोप्टेरा का आक्रमण होता है। और जो लेट लगाते हैं उसमें जो है लाही का आक्रमण ज़्यादा होता है। लाही जो है ठंडा के अवस्था में ज़्यादा डैमेज करता है। तो अब हम आते हैं इसको कैसे मैनेजमेंट करें। तो मैनेजमेंट के हम शुरू में डायमंड बैक मॉथ के बारे में बताए थे, DBM जिसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंट्रोल के लिए हमको शुरू में नीम आधारित कोई भी दवा उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। नीम का बहुत सारे और भी जो है, जैसे निम्बिसिडिन है, निमाजॉल है, एचूक है, ये सब भी जो है नीम बेस्ड दवा है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। हम अगर कोई प्लांट बेस्ड कोई अगर प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्ट बताते हैं, उसके लिए हम लोग जो है मिर्ची और जो है लहसुन का एक्सट्रैक्ट बना के उससे जो निष्कास निकलेगा उसको जो है 1 लीटर पानी में उसको लेके 5 ml 1 लीटर पानी में घोल बना के उसके छिड़काव से भी हम लोग लाही को बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वो छोड़ के हम लोग ट्रैप का भी उपचार कर सकते हैं। ट्रैप मतलब येलो स्टिकी ट्रैप,
ये ट्रैप जो है हम अपने से भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, एक बार अगर चिपक गया तो वो फिर उस ट्रैप से नहीं निकल पाता है, उसी से वो मर जाता है। इसके जो है फेरोमोन ट्रैप जो है ट्रैप बाजार में उपलब्ध है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोडोलियोर। ये ट्रैप प्रति हेक्टेयर में 12 ट्रैप हम लोग मॉनिटरिंग के लिए रखते हैं और एक से एक ट्रैप का दूरी जो है 200 मीटर के डिस्टेंस में हम लोग रखते हैं। इससे क्या होता है, जो पुरुष की जो हमारा कीड़ा है, बहुत हद तक हम जो है कीड़े का जो है कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। बीज शोधन से हम जाएंगे। बीज शोधन हम किससे करें? बीज शोधन हम इमिडाक्लोप्रिड व थायोमिथाक्सम नामक दवा है, ये दवा का जो है हम लोग 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से इसको बीज शोधन करें। इमिडाक्लोप्रिड नामक यही दवा जो है इसको बाजार में एडमायर व कॉन्फिडर के नाम से मिलता है। इसका जो मात्रा है 3 लीटर पानी में 1 ml को घोल करके हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक जो हमारा खेत में कीड़े का आक्रमण बहुत हद तक कम हो जाएगा। और एक दवा का हम नाम बताना चाहेंगे जो है वो क्लोरानट्रेनिलीपोल, जिसको हम कोराजेन के नाम से आता है। कोराजेन नामक दवा जो है 1 ग्राम 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। किंतु ये दवा का तभी आप इस्तेमाल कीजिए जब आपके खेत में आक्रमण 20 से 25% तक डैमेज हो जाए, नहीं तो शुरू के टाइम में फ्लोरोपाइरिफॉस, प्रोफेनोफॉस नामक दवा से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चांदपुर, जिला अलीराजपुर के नेतराम पटेल ने। आपने गाय की जर्सी नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेती हैं, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती हैं और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती हैं। इसका माथा चौड़ा, आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फुट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। अन्य गायों की तुलना में ये दूध भी जल्दी देने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है, जो अन्य गायों की तुलना में ज्यादा होता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो गाय अमूमन 40,000 से 60,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय के दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य। दुधारू पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन की तकनीक।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।